हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इसमें हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है। इस पे आने से पहले, इस चैप्टर पे आने से पहले कुछ दो तीन बातें हम लोग समझ लेते हैं, जिसके बाद ये चैप्टर समझना हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ईजिली हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। पहली बात ये कि ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम थ्योरी पे काम करती है। ठीक है, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी पे काम करेगी तो बट नेचुरल है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वहां पे आएगा ही आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करके समझने की कोशिश करें तो ये पूरे के पूरे एक कंट्री के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। एक कंट्री का जो इकोनॉमी होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सिर्फ वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर से रिलेटेड होती है। इंडिविजुअल बिहेवियर। अब वो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो कंज्यूमर का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, बट उनके इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात होती है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आप वहां पे नोटिस करेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी पे काम करता है, यहाँ पे हर जगह आपको इनकम दिख जाएगा। आप किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट, लेकिन इनकम का वहाँ पे एक्सट्रैक्ट जरूर दिखता है। लेकिन जब बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की आती है तो ये प्राइस थ्योरी पे काम करती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं प्राइस की बात जरूर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो डिफ्रेंशिएट करता है और बताता है कि हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग होता है। तो जब बात आ रही है कंट्री की इनकम की और कंट्री से रिलेटेड दूसरी चीजों की जो बात आती है यहाँ पे, मतलब हमारे लिए यहाँ पे अभी कंसर्न जो है वो एक कंट्री है। आप समझिए इस बात को, हमें अपने कंट्री के इकोनॉमी को समझना है, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। इस बुक में जो आपके क्लास 12th में पढ़ाई जाती है और बताई जाती है, इसमें आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब एक छोटी सी बात जो हम यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे कि क्या इनकम सर्कुलर फ्लो में मूव कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि आपका जो इनकम है वो सर्कुलर फ्लो में मूव कर जाए? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सर्कुलर फ्लो में मूव करता होगा। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात भारत की करते हैं तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर हमको इसके इकोनॉमी को जान रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्रोडक्शन को भी समझना होगा। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है, आप अल्टीमेटली जीडीपी फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है इस प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी? ये मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोगों से, तो सोचिए इस पे। एक प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? अगर आप रिकॉल करें और क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यही आपके होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, इन चारों को क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, कहने का मतलब
बिना इन चारों के आप इकोनॉमी को रन नहीं करा सकते, चाहे कितनी भी ताकत आप लगा लें। बिना जमीन के आपकी इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी, बिना लेबर के वर्क के आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिना पूंजी के आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकते। और एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो इन तीनों को कलेक्ट करता है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा रूल होता है एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर इन तीनों को ही कलेक्ट करने का काम करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एक बात आपको और पता होगी आई थिंक, कि लैंड को इंटरेस्ट दिया जाता है, लैंड को रेंट दिया जाता है, रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये कब मिलता है? जब एक कंपनी की इनकम होती है तो, ठीक है, कंपनी की इनकम होती है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई इनकम और प्रॉफिट तो एक है, गलत बात। अगर आप सोचते हैं कि इनकम और प्रॉफिट एक है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। कारण क्या है? इनकम जो है वो आफ्टर सेलिंग ही डिसाइड हो जाती है। आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया और उसके बदले जो पैसा आया वही आपका इनकम हो जाता है। और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट किया जाता है। आप समझे प्रॉफिट के बारे में कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट किया जाता है। आपने देखा भी होगा जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं, वहां पे हमेशा ऐसा लिखा जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिस। वो 2017 हो 18 हो, लेकिन वो अल्टीमेटली आप लोग अकाउंट्स में देखते भी होंगे। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ जुड़ी मैं एक बात और बता देता हूँ, गेन की। अगर हम गेन की बात करें तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को आप माइनस कर देते हो, जो रिमेनिंग बच जाता है तो वही आपका गेन हो जाता है, ठीक है। खैर चलिए, कभी इस पर डिटेल में हम इसके सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो अभी इतना हम लोग समझते हैं। अब एक बात समझनी है हम लोग को, वो ये एक फैक्ट्री लगी है ना, एक फैक्ट्री लगती है, यहाँ प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए। ये लेबर कहाँ से आएंगे? ये लेबर आएंगे हाउस होल्ड से, ये हाउस होल्ड से लेबर आएंगे। ये आपकी किताब में दिया गया है, आपकी बुक में आपको हाउस होल्ड वगैरह फैक्ट्री वगैरह के बारे में पूरा मिल जाएगा। क्लास 11th की अगर आप किताबों को देखेंगे उसमें हाउस होल्ड वगैरह के बारे में दिया गया है। हाउस होल्ड का मतलब बस एक आप फैमिली समझे, नॉट मोर देन दैट। अब क्या है यहाँ पे कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे हाउस होल्ड की जब बात आती है और फैमिली की बात आती है, इनको लेबर यहाँ से मिलते हैं। मतलब जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, उनको लेबर यहीं से मिलते हैं। और दूसरी तरफ अब इन्हें क्या फायदा मिलता है? इन्हें इसके बदले पेमेंट होता है ना, इन्हें पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इन्हें लेबर मिला, इन्हें पेमेंट मिला। अब क्या है, ये तो मैंने एक फैक्टर की बात की, मान के चले यहां दूसरी फैक्ट्री है, ठीक है। ये 1 होगी, ये 2 होगी, यहां पे भी फैक्ट्री है और यहां पे भी हाउस होल्ड है। फिर ये मूवमेंट हुआ, फिर ये मूवमेंट हुआ, ठीक। अब इन्हें जब पेमेंट मिला तो वो यहां के कुछ सामानों को परचेज करेंगे और इन्हें अगर पेमेंट मिला तो यहां के कुछ सामानों को परचेज करते हैं। अब क्या हो सकता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये जो है आपकी टूथ पेस्ट बनाने की कंपनी है, ठीक है। और मान के चलते हैं ये जो है आपकी सर्फ या फिर सोप बनाने की कोई कंपनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपको टूथपेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको सोप और सर्फ की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके साबुन वगैरह होते हैं डेली रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो पैसे होते हैं इनके थ्रू जिनको पैसे मिले, इनके थ्रू इनको जो पैसे मिले, ठीक है, ये परचेजिंग शुरू कर देते हैं, ये परचेजिंग शुरू कर देते हैं, ये परचेजिंग शुरू करेंगे, ये आप परचेजिंग करेंगे, है ना, ये भी परचेजिंग करेंगे। तो होगा क्या, इससे एक धीरे धीरे करके मूवमेंट तैयार होने लगता है। ये मैंने सिर्फ 2 फैक्टर का एग्जांपल लिया, कई फैक्ट्रियां हैं इंडिया में
बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, तो धीरे धीरे करके वो जो मनी होती है ना उसका मूवमेंट शुरू होने लगता है, धीरे 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 मूवमेंट शुरू होने लगता है और ये मूवमेंट बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा कंपनी स्टैब्लिश होंगी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी और जितना ज़्यादा लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता जाएगा, लोग एम्प्लॉयड होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा इस इनकम का फ्लो होता है। ठीक है, और चूंकि ये सर्कल नुमा होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ जाती है, यहाँ से ये चीज़ यहाँ जाती है, तो ये जो पैसे का जो मूवमेंट इस तरीके से शुरू हुआ इनके बीच में, या जो पैसे का मूवमेंट जो इस तरीके से शुरू हुआ इनके बीच में, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। कुछ सर्कल की तरह आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें। और इसके विषय में जो दूसरी चीज़ें हैं उसको हम लोग भी आगे समझते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहता है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं। मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग वगैरह थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अगर लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखें कि आप जब एग्जाम में लिखे तो उससे कोई मतलब निकले। तो कहता है इट रिफर्स टू ए साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम। जो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा था, ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है वही चीज़ें यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूँ जो मैं आपको नहीं बता पाया, गुड्स एंड सर्विस ये दोनों ही प्रोडक्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप ये ना समझें प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैकेट की चीज़ें या वो जो चीज़ें पैक होती हैं वही सिर्फ प्रोडक्ट होती नहीं, आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट है। कभी आप जाइए किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो आपको जरूर कहेंगे कि सर हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? और जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते तो आपको डिटेल बताते हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, बैंक में चले जाएं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, ठीक है, जैसे SIP है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सारी क्या है, इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, और इससे लाइफ इंश्योरेंस को आप जानते ही होंगे। ये एक तरह से ये बैंक के लिए प्रोडक्ट है और ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझें कि ये प्रोडक्ट क्या होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस, एक जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। ये 3 फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी लेट्स सी। अब इसका कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है, इनकम का कुछ फ्लो इस तरीके से होता है। पहले देख लेते हैं क्या कहता है। जनरेशन फेज, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अभी मैं उसी की बात कर रहा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहिए, फैक्टर सर्विस कहिए, दोनों एक ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, द फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी मैं आपको बताता हूँ। और डिस्पोजिशन फेज, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो मैंने आपको बताया, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी है या इसे आप फैक्ट्री समझ लें और यहाँ हाउस होल्ड है, ठीक है, इस कंडीशन में आपकी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पहली चीज, ये हेल्प करेंगे गुड्स के प्रोडक्शन में, ठीक, गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विसेज के प्रोडक्शन में, दोनों चीज़ों को इंक्लूड करें क्योंकि हम यहाँ बात प्रोडक्ट की करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फैक्ट्री में सर्विस का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, तो ठीक है, आप ये समझिए कि फैक्ट्री में नहीं हो सकता, लेकिन किसी फाइनेंशियल सर्विसेज या किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे तो हो सकता है ना, तो वो भी तो पैसे रिसीव करते होंगे। तो ये आपका हो गया गुड्स एंड सर्विस, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब इनको पेमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और डिस्पोजिशन फेज क्या होता है, जब ये लोग खर्चा करने के लिए मार्केट में निकलते हैं
ठीक है। हम जैसे आप जैसे लोग जब मार्केट में खर्च करने के लिए निकलते हैं तो वही कहलाता है डिस्पोजिशन फेज। तो ये तीनों फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देखते हैं ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये इनके लिए एक रिवार्ड है। भाई आप कहीं पे काम करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ एक होप रखते हैं कि इसके बदले हमें कुछ मिले। उसी तरीके से जो मालिक होता है जमीन का, वो चाहता है कि उसको उस जमीन की रेंट मिले। अब अगर कंपनी की खुद की जमीन है तो बात अलग है, लेकिन अगर कंपनी की अपनी खुद की जमीन नहीं है तो वो उसको रेंट पे करना पड़ता है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। इसको आपने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हमें बताइएगा कमेंट में, तो भी मैं कभी आपको समझा दूंगा। वेजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वेजेस आपको पता ही है कि लेबर को वेजेस दिया जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, सैलरी उनको दी जाती है जो मेंटल वर्क करते हैं, और वेजेस उनको दी जाती है जो फिजिकल वर्क करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। इंटरेस्ट, कैपिटल जो लगा है, जो भी लगाने वाला है, जो कैपिटल लगाने वाला है, वो बट नेचुरल कहेगा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो कभी कभी कंपनी उन्हें अपना हिस्सेदार बना देती है, या फिर अगर कंपनी कैपिटल को लोन के फॉर्म में लेती है किसी से, तो उस कंडीशन में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और प्रॉफिट आप जानते ही जो एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर इसके बारे में हम लोग स्टॉक ऑफ फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।